Biotechnology principle and process. As I already said, it is a important lesson. ये 2 यूनिट्स, एक यूनिट में 2 लेसन हैं ये, और दोनों के दोनों बहुत मुख्य, तो आप इन्हें बहुत ध्यान से समझेंगे और मनन करेंगे, याद करेंगे, तीनों काम करेंगे, है ना। समझना भी है, मनन भी करना है और याद भी करना है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को अगर आप देखें तो ये शब्द अपने आप में 2 बातें कह, एक बायो और फिर यानी लाइफ के साथ टेक्नोलॉजी, लाइफ के साथ टेक्नोलॉजी का ऐसा मिश्रण जिससे हमें फायदा, यानी ह्यूमन बीइंग को फायदा हो सके। तो अगर हम ये बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी नीड यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स, ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स। कौन से एंजाइम? सिक्रेटेड बाय या प्रोड्यूस बाय लिविंग या ऑर्गेनिज्म, यानी एक तो ऑर्गेनिज्म और दूसरे कौन बच्चे? एंजाइम्स। ये एंजाइम्स कहां से आए हैं? इन ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही सिक्रेट हुए हैं। या तो ऑर्गेनिज्म टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म पर, या क्या करने के लिए? एंजाइम्स पर, जो इनके द्वारा प्रोड्यूस हुए हैं। क्या करने के लिए? टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए या कोई प्रकर्म करने के लिए, कोई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए या कोई प्रोसेस मेंटेन करने के लिए जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तब हम इसे क्या कह रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? ये प्राचीन कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ओल्ड कॉन्सेप्ट में था कि भाई हम टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम कोई अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे या प्रोसेस बना देंगे। क्या करते थे आप इस टेक? आपके घरों में दही जमता है, कर्ड जमता है, दही कैसे जमता है? दही कैसे जमता है आपके घरों में? किसी बच्चे को पता है? क्या करते हैं दही जमाने के लिए? थोड़े से दूध में पहले से थोड़ी सी उपस्थित दही डाली जाती है। क्यों? वो दही क्यों डाल रहे हैं आप? आप उसमें दही नहीं डाल रहे हैं, बल्कि पहले से उपस्थित क्या डाल रहे हैं? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया डालकर आप क्या कर रहे हैं? उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। हाँ, एक प्रॉपर एनवायरमेंट देके आप उनकी क्या बढ़ा रहे हैं? संख्या। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है आपका, वो दही के माध्यम से ऐसे दूध में जिसके में ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है लिविंग बीइंग के लिए, उस टेम्परेचर पर आप डालकर उनके नंबर्स को बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ा रहे हैं? ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ रहे हैं, जिससे कि दूध किस में कन्वर्ट हो रहा है? दही में। ऐसे ही और क्या काम होते थे पहले? होते हैं, अब भी होते हैं, यानी हम यूज कर रहे हैं। ब्रेड बनाने में, ब्रेड बनाने में क्या करते हैं? इस डालते खमीर उठाया जाता है। जलेबी बनाने में क्या किया जाता है? हैं? जलेबी बनता देखिए किसने बनती हुई? कैसे बनती है? ऐसे नहीं बनती। रुमाल में सुराख कर ले, पहले उसका बैटर तैयार किया जाता है। पहले क्या किया जाता है? बैटर। सीधे ये नहीं कि मैदे को घोला और क्या नाम रुमाल में घुमा दिया, ऐसा नहीं होता। एक दिन पहले उसका बैटर तैयार किया जाता है, यानी उसमें उसमें भी खमीर उठाया जाता है। उसमें भी क्या उठाया जाता है? खमीर में। सेम कहानी डोसे के साथ है, भटूरे के साथ है। यानी ये सारे प्रोसेस ऐसे, वाइन बनाने में यही काम होता है, सिरका बनाने में यही काम होता है। यानी ये सारे के सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें माइक्रोब बेस्ड है, माइक्रोब मेडिएटेड है। क्या है ये? माइक्रोब मेडिएटेड है। माइक्रोब्स के नंबर्स को बढ़ाया जाता है, उनसे हेल्प ली जाती है ना। और उनसे हेल्प लेके हम इन प्रोडक्ट्स को क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। क्लियर?
इनके लिए बायोटेक्नोलॉजी शब्द यूज किया गया, बायोटेक्नोलॉजी कहा गया इनके लिए। लेकिन आजकल इसे एक रेस्ट्रिक्टेड वे में हम यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को किसमें यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्टेड वे में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं कि भाई बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या लेते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO का यूज करते हैं सेम रिजल्ट पाने के लिए। यानी जो हम पहले करते थे वही रिजल्ट को लार्ज स्केल पे बनाने के लिए है हम किसका यूज कर रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं। क्लियर? अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को करें, क्या केवल हम इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का ही यूज कर रहे हैं? नहीं, इसके साथ दूसरे प्रोसेस भी हैं और दूसरे प्रोडक्ट भी हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी को आज की डेट में परिभाषित करते हैं। क्या क्या चीज है भाई ऐसी जो हम इसके अलावा कर रहे हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीड टू टेस्ट ट्यूब बेबी। TTB, टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना? ये हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ले रहे हैं। हम आज की डेट में जीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, सिंथेसाइज जीन्स, और उनको यूज भी कर रहे हैं। जीन्स को बना रहे हैं और उनका क्या कर रहे हैं? यूज ले रहे हैं बनाकर। ऐसे थोड़ा यूज करेंगे, बना लेंगे, बना के छोड़ देंगे। उनका हम क्या कर रहे हैं? यूज भी कर रहे हैं। जीन में कोई डिफेक्ट है, जीन में कोई डिफेक्ट है, उसे हम क्या कर रहे हैं? करेक्ट भी कर रहे हैं। करेक्टिंग जीन, जीन का करेक्शन भी कर रहे हैं। ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। वैक्सीन्स बना रहे हैं, डीएनए बेस्ड वैक्सीन्स बन रही हैं, वैक्सीन्स का निर्माण हो रहा है, डीएनए वैक्सीन्स को बना रहे हैं। तो ये, इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम आज की डेट में बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से चला रहे हैं, अध्ययन कर। ठीक, क्वेश्चन आता है फिर बायोटेक्नोलॉजी है क्या? एक नया विषय है आज की डेट में ना, लेकिन इतना तो पता लग गया आपको कि भैया बायोटेक्नोलॉजी में हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उनके किसी प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट को बहुत सारा बनाने के लिए या किसी प्रोसेस को, प्रकर्म को करने के लिए। इतना मोटा मोटा हमें पता लग गया। तो इन दोनों का सम्मिश्रण करते हुए यूरोपियन फेडरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, EFT, याद कर लीजिएगा इसे। क्या फुल फॉर्म है इसकी? यूरोपियन फेडरेशन, F फॉर फेडरेशन, T फॉर टेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी बी है, तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का लेसन है ना। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने प्राचीन परिभाषा को और आधुनिक परिभाषा को समावेशित करते हुए अपनी एक डेफिनेशन दी। क्या कहा उन्होंने कि भैया जो बायोटेक्नोलॉजी है, इट इज अ इंटीग्रेशन। क्या है ये? इंटीग्रेशन है। किसकी चीज का? लाइफ साइंस का। किसका? इट इज ए इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ
साइंस, ऑर्गेनिज्म और सेल और पार्ट्स, सेल के पार्ट्स एंड मोलिकुलर एनालॉग्स, एंड मोलिकुलर एनालॉग्स। मोलिकुलर एनालॉग्स क्या है? यानी सेल के भीतर कोई भी मोलिक्यूल्स है जो, है ना, बहुत सारे मोलिक्यूल्स होते हैं, तो मोलिक्यूल एनालॉग्स। इंटीग्रेशन है इसका। लाइफ साइंस का, ऑर्गेनिज्म का, सेल का, या सेल के किसी पार्ट का, या उसके मोलिकुलर एनालॉग्स का, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये डेफिनेशन ऐसे ही याद रखनी है जैसी आपकी बुक में दी रखी है ना, इन्हीं शब्दों में याद रखनी है ये, है? तो इसमें दोनों बातें आ गई, लाइफ साइंस को भी जोड़ दिया उन्होंने, ऑर्गेनिज्म को भी जोड़ दिया, ऑर्गेन के साथ साथ उनके किसी ऑर्गन्स को भी जोड़ दिया, ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल में, तो मॉलिक्यूल्स को भी जोड़ दिया। क्या करने के लिए? कोई प्रोडक्ट तैयार करने के, क्या करने के लिए? प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, या कोई प्रोसेस पूरा करने के लिए। क्लियर? तो आज की डेट में ये बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो सर्वमान्य है, जो किसके द्वारा दी गई? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायो टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, ठीक है भाई, ये पता लग गया। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दे दी, एक हमें आइडिया दे दिया कि भाई बायोटेक्नोलॉजी वास्तव में क्या है। अब बायोटेक्नोलॉजी को जब हम करते हैं तो इसके भैया बहुत सारे कार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, लेकिन उनमें से चाहे जितने भी प्रिंसिपल हो, दो कोर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की हमने बात की है, तो कितने कोर प्रिंसिपल हैं? दो कोर प्रिंसिपल। अब पूरा नहीं लिखूंगा मैं, इतना छोड़ दिया तुमने। इधर नहीं आता से। हाँ, हाँ, यही बात सही कह रहे हैं। कितने कोर प्रिंसिपल हैं? क्या टोटल दो ही प्रिंसिपल हैं? नो, कोर प्रिंसिपल कहा है, दे आर टू कोर प्रिंसिपल। क्लियर? पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है जेनेटिक से संबंध है, है? हाँ? आप ही तो बात कर रहे हो, तो आप ही तो जवाब दोगे। बेटा जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारे, है? जेनेटिक मटेरियल के नेम बताओ। ये बच्चा कह रहा है डीएनए, कोई और बताएगा? जेनेटिक मटेरियल, क्रोमेटिक। देखो यही सवाल गलत हो गया तुम्हारा। एक सवाल अगर आ जाए जेनेटिक मटेरियल क्या है, जो सामान्य लगता है और फिर गलत हो रहा है, कौन बताएगा जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारे? इतना मुझसे सवाल पूछ लिया मैंने, है? क्या भाई? हाँ, खड़े हो जाओ, ठीक आ गया, सुन लिया मैंने, खड़े होके बताओ, इन सबको बताओ जो इनके कान खुल जाए। डीएनए एंड आरएनए बोथ, नॉट ओनली डीएनए। जब हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो दोनों को रखना पड़ेगा, है ना? है? सर आपने हमारा कहा था, हमारा का मतलब लिविंग बीइंग का। बैठो,
तो लिविंग बीइंग के जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए एंड डीएनए। अच्छा ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कोई बता सकता है कि सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है? एक लड़की ने हाथ खड़ा किया है। इट मीन्स उसने थोड़ी सी पढ़ाई करी है इधर के केस में। दूसरी ने भी हाथ खड़ा कर लिया। हाँ बता तू, बताओ। आरएन पहले कौन सा था मटेरियल हमारा? आरएनए। डीएनए बाद में हुआ है ना। डीएनए क्या हुआ है? बाद में। प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए भी था। फिर एडवांस होकर डीएनए आया है ना। अब जब हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? तो आल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की क्या चेंज कर देना? केमिस्ट्री बदल देना, उसमें केमिकल चेंज ले आना। क्या ले आना? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। कैसा केमिकल चेंज लिया है? कैसा केमिकल चेंज लिया है उसमें? अगर किसी जेनेटिक मटेरियल में, किसी प्राणी के जेनेटिक मटेरियल में हम केमिकल चेंज ले आएंगे तो क्या चीज बदल जाएगी? उसकी उसकी जीनोटाइप बदल जाएगी। क्या बदल जाएगा उसका? और जब जीनोटाइप बदलेगा तो फिनोटाइप नहीं बदलेगा क्या? जब जीनोटाइप बदलेगा तो क्या नहीं बदलेगा? फिनोटाइप भी बदलेगा। अब बात आई जेनेटिक मटेरियल की, और यहां पर जेनेटिक मटेरियल वास्तव में सही बात है, मेजोरिटी के रूप में डीएनए को ही यूज हो रहा है सब में, ज्यादातर में, कुछ वायरसेस को छोड़कर। कुछ विषाणु हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। बाकी का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए ही है। तो हम जो भी बात करेंगे यहाँ पे कंसर्निंग, वो डीएनए की करेंगे। लेकिन एज ए होल जब हम बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल बहुत है। डीएनए, कुछ सवाल है डीएनए के बारे में? कुछ मेरे मन में कुछ संशय है, कुछ जिज्ञासाएं हैं डीएनए के बारे में जो मैं आपसे पूरी करना चाहूँ। पूछिए, है ना। ऐसा कोई विद्यार्थी बैठा है जो डीएनए की फुल फॉर्म ना जानता है? बता दो। जितनी भी एब्रीवेशन आती है ना बच्चों, एक आप अलग ही कॉपी बना लीजिए या कुछ करने अलग कर लीजिएगा उसमें, है ना। और उन्हें अल्फाबेटिकली या लेसन वाइज लिख लीजिएगा। लेसन वाइज लिखोगे तो जल्दी याद होंगे। लेसन का ऊपर नाम डाल के क्या करो, लिख लो उन्हें। उससे क्या फायदा होगा? आपको एकदम उसका घूम जाएगा कि एकदम कोरिलेशन कर देंगे, अच्छे से लेसन से संबंधित है तो इसका मतलब ये है, एकदम बहुत तेजी से याद होंगे। और अगर उन्हें अल्फाबेट याद करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। पहले आपको देखना पड़ेगा कहां से जुड़ा हुआ है, और फिर आप उसका मतलब निकालेंगे। और अगर आप उसे वैसे कर, हाँ, जब आप उन्हें रिवाइज मारें, उन्हें मिक्स कर लो तो फिर अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो जितने भी ये टर्म्स हैं, जितने भी एब्रीवेशन आ रहे हैं, आगे भी आए हैं, आगे भी आएंगे, पीछे भी आए हैं, अब भी आएंगे, ठीक है, उन सबको एक जगह करके अच्छी तरह से याद कर लेना। इनमें भी कभी कभी सवाल आते हैं, ठीक है, मुफ्त के नंबर होते हैं ये, तो इन्हें पकड़ो। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हुई भैया, मोटे शब्दों में कहेंगे? हैं? किस चीज में ऑल्टर करना है? जेनेटिक मटेरियल में, ठीक। और उसके लिए आया डीएनए। तो सबको बच्चों को पता है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। डीएनए का मोलिक्यूल, है ना। डीएनए के बारे में मेरी कुछ थियरी है। कैसा होता है डीएनए का मोलिक्यूल? डीएनए के बारे में किस किस बच्चे को जानकारी है? जरा हाथ खड़े करो। बाकी बच्चों को डीएनए के बारे में नहीं पता है? ये तो मोस्ट कॉमन है। हाँ पता है बेटा। डीएनए के मॉलिक्यूल की क्या खास बात होती है? इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स है। अच्छा, मेरी कुछ समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, यूनिट क्या होती है डीएनए मॉलिक्यूल? डीएनए का जो मॉलिक्यूल है क्या है? पॉलीमर है? बहुत सारे यूनिट्स में बने हैं,
है ना, बहुत सारी यूनिट जुड़ जुड़ के बना है। तो इसकी यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड। इस बच्ची ने कहा इसकी यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड भी किसी ना किसी चीज का बना होगा। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड की, तो उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 चीजें होती हैं। ये मैंने आपको हिंट दे दिया। अब वो 3 क्या क्या है ये बताओ जरा मुझे। इन द केस ऑफ डीएनए, नॉट आरएनए। नो, गलत। तुम बताओ, तुमने हाथ खड़ा किया था जब मैंने डीएनए के बारे में बात किया था। आपने कहा डीएनए की यूनिट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हम किसे कहेंगे? हाँ, एक मॉलिक्यूल डीऑक्सीरिबोज शुगर का है, एक मॉलिक्यूल किसका? हाँ, फॉस्फोरिक एसिड का, और एक कोई नाइट्रोजन बेस। एक कोई नाइट्रोजन, कोई भी नाइट्रोजन बेस। कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? 5। कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? 5। कितने टाइप के होते हैं ये? 2, प्यूरिन एंड पैरामिडिन। प्यूरिन कौन कौन है? एडेनिन और पिरामिडिन कौन कौन है? थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल इन द केस ऑफ आरएनए एंड थाइमिन इन द केस ऑफ डीएनए। यानी कहने का अभिप्राय यह है, एक पेंटोज शुगर है, एक फास्फोरिक एसिड है, और कोई एक नाइट्रोजन बेस है। ये मिलकर क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। और इस तरह के न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे आपस में जुड़ रहे हैं। ऐसे न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं। लेकिन यहां पे 2 बातें हैं। इन्होंने कहा है कि भैया ये न्यूक्लियोटाइड के 2 क्या है? हेलिक्स तो बाद में, 2 क्या है? स्टैंडर्ड सूत्र है 2। क्या है? सूत्र है। एक सूत्र किससे मिलके बना है? ये मान लिया कहूं, इसमें क्या क्या है भाई? इसमें है एक शुगर, एक फास्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजन बेस। ठीक है भाई, इस तरह से जुड़े हुए हैं। शुगर, फास्फोरिक एसिड, बेस, इस तरह से जुड़े हुए हैं। और इस तरह से एक लंबा सूत्र बन गया। एक लंबा सूत्र ऐसे ही इधर बन गया। इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें क्या कहेंगे? ये कोर है। क्या है? कोर। हाँ? कोर किससे बना है? कोर बना है केवल शुगर से और फास्फोरिक एसिड से। ठीक है, एक नाइट्रोजन बेस यहां, ऐसा ही एक सूत्र यहां पर है। ये दोनों सूत्र भी आपस में जुड़ते हैं। ये दोनों सूत्र भी आपस में क्या है? कनेक्टेड है एक दूसरे से। कैसे कनेक्टेड है? क्या चीज कनेक्शन है इनमें? जो नाइट्रोजन बेस क्या है? और नाइट्रोजन बेस में कितने प्रकार के बताए मैंने? प्रकार, हाँ, टोटल 5 है और बेसिकली 2 है। एक कौन है? प्यूरिन, और दूसरे पिरामिडिन। यानी एक पे प्यूरिन होगा, दूसरी तरफ क्या होगा? एक पिरामिडिन होगा। एक प्यूरिन होगा और एक क्या होगा? पिरामिडिन होगा। और प्यूरिन और पिरामिड कौन सा होगा और कौन सा किसके साथ जुड़ा होगा, ये भी डेफिनेट है। एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ा होगा? एडेनिन किसके साथ जुड़ा होगा? थायमिन के साथ जुड़ा होगा। ग्वानिन किसके साथ जुड़ा होगा? कैसे जुड़ा होगा? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे जुड़ा होगा? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें? ए और टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और जी और सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हेलिक्स में बिल्कुल पैरेलल नहीं है। पैरेलल तो है, पैरेलल तो है, स्ट्रेट नहीं है। पैरेलल तो है, स्ट्रेट नहीं है। डबल हेलिक्स बनाए, इस तरह से लगता है मॉलिक्यूल। क्या ये एक दूसरे को काट रहे हैं?
काट नहीं रहे ये, लग रहा है कि काटते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक कोई आप देखें कि एक जिन्ने की कल्पना कीजिए, लोहे का बना हुआ सीढ़ी जो स्पाइरल करके यूं यूं घूम के ऊपर जाता है, क्या उसके दोनों सिर कभी आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं? नहीं। लेकिन जब बाहर से देखें हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे कट कर रहे हैं, और बीच में जो उसकी सीढ़ियां हैं वही वास्तव में कौन है? नाइट्रोजन बेस है। वही कौन है? नाइट्रोजन बेस। ठीक है, यही तो डीएनए बना रहा है, इसी की केमिस्ट्री में तो चेंज करना है। टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी इसी केमिस्ट्री में हमें चेंज लाना है। इसी केमिस्ट्री में चेंज लाते ही क्या हो जाएगा? जीनोटाइप बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? और जीनोटाइप बदलते ही एपियरेंस बदल जाएगा, फिनोटाइप बदल जाएगी, और ये करने की जो प्रक्रिया है इट इज नोन एज। और इसके बाद फिर क्या करना है? इसके बाद ये जो ऑल्टर जो वो है ना डीएनए, जो हमने डीएनए में चेंज कर दिया, इसे होस्ट में भी भेजना है, इसे ट्रांसफर टू होस्ट भी करना है। ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है ना? इसे होस्ट में ट्रांसफर करना है, ये भी किसने का हिस्सा ही है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अभी इन पर डिटेल चलेगी, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूं आपको। अभी मैं क्या करा रहा हूं? ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, बता रहा हूं कि क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी में भाई। अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। डीएनए को तो थोड़ा सा इसलिए बता दिया कि आपको पता रहे, आप ये ना सोचे कि भाई क्या चीज बता रहे हैं। तो भाई हमने केमिस्ट्री चेंज की, हमने केमिकल बॉन्डिंग चेंज, केमिकल कंपोजिशन चेंज किया अपने जेनेटिक मटेरियल का, अपनी इच्छा के अनुसार जैसे भी चाहिए था हमें। और फिर हम चाह रहे हैं, क्यों चेंज किया? क्योंकि हम चाह रहे हैं उसे, हम चाह रहे हैं उसे, हमें पता है ये फायदेमंद होगा, है ना? और फिर क्या एक का ही करेंगे? नहीं, इसे फिर हमें हमें हमारा काम है भाई ऐसी बहुत सारा ले, है ना? आप कोई भी चीज लोगे, आप नंबर चाहोगे कितने लो? एक नंबर, दो नंबर, कितने नंबर चाहोगे? बहुत सारे। आप घर में अपने कोई भी गाय भैंस ले आओगे तो दूध कितना चाहोगे? बहुत सारा चाहोगे। मुर्गी पालोगे तो अंडे बहुत कितने चाहोगे? बहुत सारे चाहोगे, है ना? तो हम हमें ज्यादा चाहिए वो चीजें, तो उसके लिए क्या करना है? उसके बाद फिर आता है भैया दूसरी चीज, क्या आती है? बायोप्रोसेस। दूसरा सिद्धांत क्या है बच्चे? बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। ये क्या है भाई बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग? भैया हमने डीएनए में चेंज कर लिया और अब हमें बहुत सारा चाहिए ये चेंज मटेरियल, है ना? क्योंकि डीएनए एक मॉलिक्यूल है और ये हम एक सेल के अंदर कर रहे हैं। किसके अंदर कर रहे हैं? सेल। कल्चर मीडिया में कर रहे हैं भैया, ऐसे थोड़ा ना कि ये कहने लगे मेरे अंदर तो आइंस्टीन के सारे कैरेक्टर घुसा दो और हमने आइंस्टीन का जीन्स पकड़े और इसमें वैसे ही अल्टर कर दिए। नहीं, ये छोटे लेवल पे चल रहा है, पहले कहा छोटे लेवल पे हो, है ना? हम मॉलिक्यूलर बेस पे कर रहे हैं, माइक्रोब्स पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? माइक्रोब्स। तो भैया सबसे पहले तो हमारी यही रहेगी कि भैया ये जो पूरा का पूरा जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये हमारा दूषित ना हो। क्या ना हो? दूषित ना हो। कैसे दूषित? मान लिया आप पढ़ रहे हैं, दो जने पढ़ रहे हैं, आपको टेस्ट देना है। क्या देना है? टेस्ट। क्या चाहोगे आप? किताब लेके बैठ जाओगे, फिर क्या चाहोगे? कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई एलिमेंट आपको डिस्टर्ब ना करे। यही हमें चाहिए यहां पे कि भाई कोई दूसरा माइक्रोब ना पैदा हो जाए इसमें, कल्चर में कोई दूसरा माइक्रोब इसके अंदर पैदा ना हो जाए। तो स्टीराइल करेंगे हम उससे, सारे सारे के सारे मीडिया को क्या करेंगे? स्टीराइल करें। अनवांटेड माइक्रोब्स उसमें ना क्रिएट हो जाए तो हम उसे स्टीराइल कर देंगे। केवल हमारा जो वांछित चेंज है, वांछित डीएनए है, वांछित माइक्रोब्स है, वांछित यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, वही मीडिया में बनी रहे, बाकी ना बने और उनके ही नंबर बढ़े। उनके ही क्या हो? नंबर बढ़े। क्योंकि हमें तो वही चाहिए, गंदगी तो नहीं चाहिए, बेकार की चीजें नहीं चाहिए, तभी हम उद्देश्य में शामिल। तो बायो
प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब है एक स्टेराइल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, जिससे जो हमारा डिजायरेबल डीएनए है, डिजायरेबल जीन है, डिजायरेबल माइक्रोब्स है, डिजायरेबल सेल्स है, उसकी ही प्रोडक्शन हो, बाकी चीजों की प्रोडक्शन ना। इसे हम क्या कहेंगे? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये तो मोटी मोटी बात है। ये हैंडल कैसे करेंगे हम, होगा कैसे ये प्रोसेस, दैट इज अदर थिंग। अब दो चीजें आपके दिमाग में आ गई, इतनी चीज तो आ गई कि भैया आपको एक चेंज चाहिए। क्या चाहिए? चेंज। चेंज प्राणी में चाहिए। चेंज प्राणी में चेंज कैसे आता है? अब आपको पता लग गया प्राणी में चेंज तो तभी आएगा जब आप उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज करोगे। क्या चेंज करोगे? जेनेटिक मटेरियल चेंज करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे आगे कि भैया बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे चला बायोटेक्नोलॉजी का, कैसे डेवलप हुई, है ना। आप सब जानते हैं, अभी रिसेंटली आपने पढ़ा है कि भैया अगर प्राणियों की संख्या बढ़ानी है तो क्या प्रोसेस होता है उनमें, क्या प्रोसेस होता है संख्या बढ़ाने के लिए? रिप्रोडक्शन। वेरी गुड। प्राणियों की अगर संख्या बढ़ानी है तो क्या होता है उनमें? रिप्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक है, उनमें रिप्रोडक्शन होता है ना। कितने वे हैं रिप्रोडक्शन के? दो। कितने वे हैं बच्चे? दो। कौन कौन से? सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो ही तो तरीके हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें। एडवांटेज किसमें है? है? चलो इतना तो बता दिया, आगे मत बोलना। आपने कहा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांटेज रखता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इस बच्ची ने ये बात कही है, क्यों रखता है? क्या खास बात हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? ये तो पता ही होना चाहिए भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब पता है क्या होता है? दो डिफरेंट पेरेंट्स, दो डिफरेंट पेरेंट्स अपनी मिलकर अपनी एक नई संतति उत्पन्न करते हैं, है ना। अब मैंने कोर बता दिया, अब आप दिमाग लगाओ, जो मैंने पूछा है उसका जवाब क्या है। Why sexually reproduce organ have an advantage over the asexual reproduce organism? क्या बदल जाता है? वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशन आ जाता, क्या आ जाता है? क्या हुआ? विद्युत गई? ज्यादा देर के लिए जाती है क्या? क्योंकि ये तो बिना इसके काम नहीं चलेगा ब्लैक बोर्ड के। आ जाती है? चलो देख लेते हैं 2-3 मिनट, अगर नहीं आएगी तो हम अपना ये शुरू करेंगे। इसी को बताते हैं, वेरिएशन आ जाती। कैसे आ जाती है वेरिएशन, जरा ये देखना है भैया। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो दो प्राणी हैं अलग अलग हैं, उनके डीएनए में कोई ना कोई तो विभिन्नता है, कोई ना कोई विभिन्नता है। और जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनमें कौन सी सेल बन रही, उनकी कौन सी सेल बन रही? गैमीट्स बन रहे हैं। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? गैमीट्स का। गैमीट्स में जो दो गैमीट्स कैसे गैमीट्स बनते कैसे हैं? मैंने बताया था, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का प्रोसेस बताया था ना। उसमें दो डिवीजन होते हैं, माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है? जब माइटोटिक डिवीजन होता है, आपने देखा पहले तो एक प्राणी का मान लिया कोई कॉम्बिनेशन है, मान लिया पैटर्न है। देखो डीएनए में अल्टर करने का पैटर्न क्या है? आपका और मेरा और सबका, हमारा सबका 99% डीएनए सेम ही है। 1% में ही भिन्नता है कहीं ना कहीं। 1% की डीएनए क्या है? भिन्न है। मानव के केस में अगर हम देखें, और ये भिन्नता बहुत बड़ी है। और इस 1% का बहुत थोड़ा सा हिस्सा अगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, भैया दो प्राणी हैं अलग अलग, एक मेल एक फीमेल। ठीक, मेल के अलग कैरेक्टर है, फीमेल के अलग कैरेक्टर।
मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और स्पर्म बनेंगे। जो स्पर्म बनेंगे वो स्पर्म वास्तव में जो स्पर्मेटोगोनिया है उनमें म्योसिस डिवीजन हुआ है और म्योटिक डिवीजन के फलस्वरूप एक चीज कंडीशन क्रॉसिंग ओवर भी हुआ। क्या हुआ है? तो एक तो जो बाप का पैटर्न है उसी में चेंज आ गया उसके स्पर्म के मामले में। जो बाप के जीन है, जो बाप का डीएनए है, पैटर्न उसका उसमें चेंज आ गया कि नहीं आ गया? पर सर वो कैसे चेंज आ जाएगा अगर सर किसी कैसे चेंज आया? क्रॉसिंग ओवर से। हाँ, उसकी एक लिमिट, उसका एक लिमिट है, उसका एक लिमिट है। अभी तो मैंने कहा कितने जीन होते हैं हमारे इसमें, कितने बेस पेयर हैं? और उन बेस पेयर में से बहुत, मैंने कहा पहले कहा था मैंने, बहुत थोड़े से हिस्से की बात बता रहा हूं, चेंज है बहुत थोड़ा सा है। चेंज का मतलब चेंज, चेंज का मतलब चेंज। आप यहां बैठे हैं फिलहाल और मैं एक हल्का सा डॉट यहां पे लगा दूं आपके, आर यू चेंज? चेंज है ना? वो आपकी बिंदी बन गई भाई, वो आपकी बिंदी बन गई, चेंज नहीं है? मैं देखो, मैं लिख दूं एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने रुपए मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं एक के बाद बिंदी लगा दूं, इज इट चेंज? समझ में आ गई बात चेंज का? ये होता है चेंज का मतलब, एक बिंदी का चेंज ये होता है तो चेंज एक बिंदी का, लेकिन फर्क हो गया, पहले कितने अरब रुपए आपको मिल रहे थे और एक बिंदी के लगते ही वो 1 रुपया रह गया। ठीक है नहीं? बैंक में जमा करते हैं, पहले बैंक में। हाँ, इसमें एक जोक होता था, पहले हमारे में एक जोक चलता था, हम किसी भी अपने फ्रेंड को कह देते यार देख सारा ये मैं साइन करके तुझे चेक दे रहा हूं, इसमें अपनी रकम भर दे, बस मैं एक हल्का सा मुझे काम करना अपने पास। तो ठीक है भाई कर दो, उसने भर दिया, 5,000 भर दिए, मैं 5 बार वोट लगा दी कि भाई ले लो है। तो ये पहले जोक होता था तो चेंज के मामले में। चलिए, हाँ एक पहले ऐड भी आता था, पता नहीं वो एमसी का ऐड था शायद किसी का, वो पिताजी उसमें दिखाते थे कि भाई पिताजी जो है डेथ केस पे प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो भैया इसका एक जीनिक पैटर्न है, इसका एक जीनिक पैटर्न है, लेकिन जब जर्म सेल बनेगी यहां पर तो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होंगे जिनमें जीन होंगे उनका पैटर्न बदला हुआ हो, ऐसे ही यहां पर जो ओवम बनेगा उसका पैटर्न भी बदला होगा। और ये क्रॉसिंग ओवर कैसे हो जाए कोई नहीं जानता, हाँ? कोई नहीं जानता कि क्रॉसिंग ओवर में क्या एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन इतना निश्चित है कि एक्सचेंज हो गया। और जब ये ओवम और ये स्पर्म आपस में मिलकर एक जाइगोट बनाएंगे जो कि नई सेल को जन्म देगा, नए जाइगोट जो है नए प्राणी को जन्म देगा, तब इसका जो डीएनए पैटर्न है वो क्या इससे मिलेगा पूरा का पूरा 100% इससे मिलेगा क्या? नो। 100% इससे मिलेगा क्या? नो। ये वेरी होगा, कुछ ना कुछ वेरी होगा, चेंज हो, है ना? तो यानी ये वेरिएशन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि ये अलग अलग है और ये जितने दूर होंगे या इनमें वेरिएशन जितनी ज्यादा होगी, यहां पर वेरिएशन उतनी ही ज्यादा आएंगी। और ये वेरिएशन सामान्यतः लाभदायक होती है लेकिन हानिकारक भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वेरिएशन, लेकिन मोस्टली क्या होती है? लाभदायक होती है। लेकिन जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है कोई प्राणी तो उसमें कितने पेरेंट्स हैं? एक, कोई मियोसिस नहीं है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, तो वही डीएनए पैटर्न चल रहा है, वही चीजें चल रही है ना? एक जैसे लग रहे हैं, गन्ने के खेत में सारे गन्ने एक जैसे हैं, क्यों? क्योंकि वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। वो क्या प्रोड्यूस किए जा रहे हैं? एक ही गन्नों को काट के चल रहा है ना, गन्ने को काट के हम डाल रहे हैं उसमें, तो सब बेसिकली एक ही है, उनका जीन एक ही है ना। लेकिन लेकिन जिनमें परागण क्रिया के द्वारा और मोस्टली पर परागण के द्वारा
नए पौधे तैयार हो रहे हैं, वो वेरिएट, वो क्या है, वेरिएशन। तो यही एक फर्क है बेसिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बात आ रही थी, हम संख्या बढ़ाने की बात कर रहे थे। संख्या बढ़ाने के लिए जब देखा कि भैया दो तरह के रिप्रोडक्शन है, एक सेक्सुअल है और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि वेरिएशन आती है, वेरिएशन आती। अब सपोज कीजिए एक आम आदमी की बात, एक आम आदमी ने कोई एक गाय या भैंस लिया, दूध दुधारू पशु लिया। अब उसे अपने पड़ोसी को देखा उसने कि भाई तेरी भैंस तो बहुत सारा दूध देती है, तेरी भैंस तो बहुत सारा दूध देती, हाँ तो यार मुझे भी अपनी ऐसी भैंस चाहिए जो दूध दे बहुत सारा। अपनी बछिया, अपनी भैंस की बछिया मुझे दे, कि भैंस की बछिया तुम्हें देना। कटिया, हिंदी है, हाँ कटिया हमें देना भैया, जिससे हमारी कटिया का भी दूध ज्यादा हो, हाँ। तो इट मीन्स, या फिर क्या करते हैं कि भाई वो कहते हैं यार आपने अपनी भैंस को कहां से क्रॉस कराया था, कौन सा सीमेंट यूज किया था, हम भी अपनी यही सीमेंट यूज करके यही प्रोडक्ट लेंगे। तो वो उसी तरह से कि भैया हमारी हमने ये सीमेंट लिया था अपनी कटिया के, अपनी भैंस के लिए, और ये प्रोजनी हमने ली, ठीक। ये एक प्रोसेस था कि जो कैरेक्टर है, जो डिजायर जीन है, जो डिजायर कैरेक्टर है, उससे आगे लेके जाना। लेकिन इसमें एक नुकसान था, इसमें क्या था, एक नुकसान। बताओ क्या नुकसान है। अच्छी चीजें तो आ रही थी, उसके साथ बुरी चीजें भी आ रही थी। ये दूध तो ज्यादा दे रही थी, लेकिन सींग भी बड़े थे और खाती भी बहुत थी। या उसके अंदर एक डिजीज थी, उसे गर्मी नहीं पसंद थी, उसे सर्दी नहीं पसंद थी, है ना। दूध तो बहुत ज्यादा दे रही थी, लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते, आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि आप उसके दूध तो ज्यादा ले लें, लेकिन वो किसी बीमारी से ग्रसित ना हो, उसे बार बार निमोनिया ना हो, है ना, उसे बार बार वो बीमारी ना हो। अनडिजायर जीन दिया। तो बायोटेक्नोलॉजी या मोलिकुलर टेक्नोलॉजी जो आज की डेट में डेवलप है, वो ये स्वतंत्रता देती है कि हम केवल डिजायर जीन को ही आगे जाने दें। और इसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर। क्या क्या चीजें बच्चे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर। ये बेसिक मोटी मोटी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिजायरेबल जीन को ही आगे प्रोजेनी में जाने दे सकते हैं, अनडिजायर जीन को आगे जाने नहीं दे सकते। इस सारे के सारे चर्चा का लब्बो लुआब ये है बच्चे कि आप ऐसे प्राणी उत्पन्न करना चाहते हैं जो आपकी डिजायर के हो, अनडिजायर जीन डेवलप ना। जब मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा था, मैंने आपको एक हिंट दिया था, मैंने कहा आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले टाइम में बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो पेयर्स होंगे वो प्लान करेंगे कि हमारा बेबी कैसा होना चाहिए, है ना। वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आज की डेट में तो हम केवल बीमारियों के बारे में इसका हेल्प ले रहे हैं, बीमारियों के बारे में हेल्प ले रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो वक्त तेजी के साथ जा रहा है, वी कैन प्लान अ बेबी अकॉर्डिंग टू अवर डिजायर। आजकल की केवल प्राणियों में देना, आजकल तो हम बैंगन वैसे खा रहे हैं, टमाटर हमें वैसे चाहिए, कपास हमें वैसी चाहिए, चावल हमें ऐसे चाहिए। आजकल तो हम सब्जियों तक सीमित हैं, लेकिन जो चीज सब्जियों में हो सकती है, जो चीज मुर्गियों में हो सकती है, वो चिकन में भी हो सकती है। वो तो रोक है, कानून है ना, कानूनी रोक है। तो कहने का अभिप्राय मेरा बच्चे ये है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम डिजायर जीन को क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। और जब डिजायर जीन को लेकर हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रोसेस में ला रहे हैं, ठीक है,
यहीं से शुरू हो जाती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्या शुरू हो जाती है बच्चे? ये तो थी। तो अब यहां से हमें सोचने का मौका मिल गया कि भैया जब हम सोच रहे थे कि क्या कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है कि हमारे डिजायर जीन तो जाए, अनडिजायर जीन ना जाए, यहीं से हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी डेवलप होनी शुरू, यहीं से हमें इसे सिंबल मिला। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए आपका? जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। चलो ये तो हो गया है, आगे बढ़ते हैं। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए आपको, और जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्रक्रिया करने के लिए आपको छोटे लेवल पे काम करना पड़े, एकदम आप बड़े लेवल पे काम नहीं करते। इसकी शुरुआत कहां से हुई? और जब आपने वो जीन निकाल लिया, क्या निकाल लिया? जीन निकाल, पहले तो क्या किया? चूज किया। पहले तो क्या किया? चूज किया। अब उस जीन को क्या करना है? अलग करना है। पहले तो जीन को चूज करना है? कैसे चूज करें और फिर कैसे निकालें, इस बारे में शुरुआत हुई 1972 में। कब शुरुआत हुई? 1972 में। दो साइंटिस्ट थे, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने देखा टाइफॉइड करने वाला एक बैक्टीरिया साल्मोनेला, यस और इसकी एक स्पीसीज टाइफिम्यूडियम, है ना? इसमें क्या है? इसमें एक जीन है जिस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। क्या चीज है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। इस जीन को क्या किया उन्होंने? सेपरेट करना। जीन को क्या करना है? सेपरेट। अगर आप बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखें, बैक्टीरिया कैसी सेल है? प्रोकैरियोट। क्या है बच्चे? प्रोकैरियोट। इसमें दो तरह का डीएनए होता है, एक रेगुलर डीएनए होता है और एक सर्कुलर डीएनए होता है। एक रेगुलर डीएनए है और एक सर्कुलर डीएनए है। और जो सर्कुलर डीएनए है जो ऑटोनोमसली रिप्लिकेट करता है। ऑटोनोमसली क्या करता है? रिप्लिकेट करता है। ऑटोनोमसली का मतलब स्वतः है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है रिप्लिकेशन करने में। ये अपनी कॉपियां बनाता है। रिप्लिकेट करने का मतलब दूसरा बना है, ऑटोनोमसली। इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड सामान्यतः एक या दो जीन ही होते हैं, ज्यादा जीन नहीं होते इसमें, क्योंकि छोटा ही मॉलिक्यूल होता है। छोटा ही मॉलिक्यूल होता है और बेसिकली किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया। तो उन्होंने क्या काम किया भैया कि उसके प्लाज्मिड में वो क्या है? जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसे आइसोलेट करना है कि भाई हम चाहते हैं कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है इसे हम क्या कर लें? अलग कर लें। क्या कर लें? क्योंकि ये इस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। अब जब इसे सबसे पहले किस इन्होंने किया ये काम, कैसे अलग कर ले भाई? डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर घुसेंगे कोई? भाई बैक्टीरिया के अंदर है, बैक्टीरिया पहले से ही एक यूनिसेलुलर है, उसके अंदर फिर प्लाज्मिड बहुत छोटी सी संरचना है, उस प्लाज्मिड का भी एक छोटा सा हिस्सा कट करना है उसमें से, तो मॉलिक्यूल में से कट करना है, तो ऐसे सीजर चाहिए, ऐसे स्कैल्पर चाहिए जो इसे काट सके। तो उन्हें कहा गया मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्या कहा गया? मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर स्कैल्पर। स्कैल्पर जानते ना जो डॉक्टर कटिंग करता है,
उसकी हेल्प से हम इन्हें अलग कर सकते हैं। क्या होते हैं भाई मॉलिक्यूलर सीजर्स? मॉलिक्यूलर सीजर्स, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर काम होना है, कोई कैंची होने का मतलब कोई कैंची तो नहीं काम करेगी वहां पे, है ना? कुछ केमिकल ही होगा। केमिकल को काटने के लिए क्या होगा? केमिकल के एक हिस्से को अलग करना है तो केमिकल ही यूज किया जाएगा। तो ये एक तरह के बेटा एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जो किससे तैयार किए जाते हैं? बैक्टीरिया से ही तैयार किए जाते हैं। बैक्टीरिया से ही मिलते हैं, उनसे ही तैयार होते हैं। बैक्टीरिया के ही अलग अलग स्ट्रेन से तैयार होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? चूंकि ये न्यूक्लिक एसिड को काट रहे हैं इसलिए इन्हें न्यूक्लियेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियेसिस कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चे? न्यूक्लियेज कहते हैं। और ज्यादा शब्दों में कहूं, और ज्यादा व्यापक रूप में कहूं, हालांकि न्यूक्लियस आगे पढ़ेंगे, दो प्रकार के, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। इनके लिए एंडोन्यूक्लियस शब्द यूज किया है। हाँ जी, उसी प्लेस को कैसे कर रहे हो? यही तो खास बात है, यही तो उनकी केमिकल नेचर है, यही तो उनकी केमिकल नेचर है। इसी चीज को इसी एक केमिकल खास तौर से प्रोडक्ट चुनेगा दूसरे केमिकल को जिसपे वो रिएक्ट करता है। Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। Zn प्लस NaOH ये रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? इसी में आपका जवाब छिपा हुआ। वो भी केमिकल, वो भी केमिकल है, वो भी केमिकल, वो भी केमिकल, और वो केमिकल अपने उस केमिकल को ढूंढेगा, उस पॉइंट को ढूंढेगा जहां पे उसे रिएक्ट करना है। समझ गए? समझ गया ना बेसिकली बात? तो भैया उसे तो वो ढूंढना है जहां पे उसे रिएक्ट करना है। आएगी अभी ये बात। अभी तो मैं देखो, अभी मैं बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप सोचते हो कि मैंने प्रोसेस पूरा शुरू कर दिया, नहीं, अभी तो मैं मोटे मोटे जो चीजें आ रही हैं वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी, है ना? और फिर हम एक एक प्रोसेस को लेके चलेंगे और फिर उसकी डिटेल है हमारे, फिर हम उसकी क्या है? डिटेल। अब हमने इन मोलिकुलर सीजर्स की वजह की सहायता से उन्हें क्या कर देंगे? हम कट कर देंगे। अब कट करने के बाद क्या करेंगे? आप उसे कट करने के बाद, कट तो हो गया, फिर आप उसे सेपरेट करेंगे। कट करने के बाद क्या करेंगे? सेपरेट आपकी चीज में आ गया। क्या करोगे? क्या सेपरेट करने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा सेपरेट। क्या करना पड़ेगा? आपको सेपरेट करने के बाद अगर होस्ट सेल में डालना है, होस्ट सेल में डालकर उससे काम करना है और सोचे कि उसकी कॉपी बन जाएगी, कभी नहीं बनेगी, नेवर। ये जो मैं अगली लाइन बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। कोई भी डीएनए का पार्ट जब तक रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा जब तक कि वो होस्ट के जो जीनोम है, होस्ट का जो डीएनए है उसके साथ नहीं जुड़ेगा। वो अकेला नहीं कर पाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये पड़ा रहेगा ऐसे। रिप्लिकेशन की पावर ऐसे नहीं आएगी, ऐसे तो बहुत आसान हो जाता है, कोई किसी के अंदर किसका डीएनए डाल दो और वो उसकी तरह काम करने लगे। ऐसा नहीं होगा जब तक कि वो उसके किसका पार्ट नहीं बनेगा, जीनोम का पार्ट नहीं बनेगा, उसके क्रोमोसोम का हिस्सा नहीं बनेगा, जब तक वो रिप्लिकेट नहीं करेगा। क्लियर? तो रिप्लिकेशन करने के लिए क्या जरूरी है? होस्ट के जीनोम का पार्ट होना जरूरी है, होस्ट के जीनोम का पार्ट बनना जरूरी है। जो आपने एलियन डीएनए लाए हो, बाहरी डीएनए लाए हो, उस एलियन डीएनए का एक बहू जब तक काम नहीं करेगी, जब तक आपके कब्जे में नहीं आएगी, जब तक आप उसे मेंटली घर के ढालोगे नहीं। वो इधर चलेगी, आप इधर चलोगे। उसे क्या करना पड़ेगा? ढालना पड़ेगा। भाई देखो, हमारे घर में ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, और जब आप ढाल लेंगे तो ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही यहां पर है भैया कि भाई जब उस डीएनए को एक हिस्सा बना देते हैं, उसे एक मेंबर बना देते हैं, किसका? होस्ट डीएनए के,
उसके बाद वो रिप्लिकेट करता है। अभी आगे इसमें देखेंगे, इतने सिंपल सिंपल चीजें नहीं है ये कि हिस्सा ऐसे ही बन जाएगा, उसे कहीं जोड़ना है तो वो भी खास है, कहां जोड़ेगा वो। अभी तो हम केवल मोटा मोटी बात बता रहे हैं कि भैया हमने वो लिया और उसे लेकर हमने क्या कर दिया, होस्ट डीएनए का एक हिस्सा बना दिया, अगर हम उससे रिप्लिकेशन कॉपी लेना चाहते हैं। ठीक है, और जब ये जुड़ जाता है उसके साथ तो एक डीएनए चेंज डीएनए बन जाता है। वो पहला डीएनए तो नहीं रहा, वो एलियन डीएनए तो नहीं है पूरा, वो डीएनए बिल्कुल वैसा भी नहीं है जैसा होस्ट का है, तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। इसे ही कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनना। क्लियर? अब जब वो रिकॉम्बिनेंट बन जाता है, अब क्या चाहिए? ये हम किस में कर रहे हैं सारा काम? क्या डायरेक्ट होस्ट में कर रहे हैं? नहीं, डायरेक्ट होस्ट में क्यों नहीं कर रहे? कर सकते हैं। देखो, जिससे आपने एलियन डीएनए लिया वो भी एक माइक्रोब, जिसमें डाल रहे हैं वो भी एक माइक्रोब। ठीक है, और इसका टुकड़ा काट के हम चलो अलग इसमें जोड़ रहे हैं। क्या ये डायरेक्ट जुड़ सकता है? बहुत रेयर केसेस है, जुड़ सकता है लेकिन रेयर केसेस है ना। लेकिन मोस्टली क्या है, हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ऐसे वाहक की जरूरत पड़ती है जो बीच में पड़े, क्योंकि ये डीएनए इसके प्लाज्मिड के साथ तो, क्योंकि जो आपका प्लाज्मिड है ना, जिसे हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं, उसकी कुछ खास बातें होनी चाहिए। उसकी कुछ खास बातें, अगर वो खास बातें हैं तभी वो वेक्टर के रूप में काम आएगा। अगर उसमें खास बातें नहीं है तो वो वेक्टर का काम नहीं, और वो वेक्टर का काम करेगा अगर सपोज जिसमें डालना चाह रहे हैं उसमें तो वो खास बात है नहीं कि ये इसमें डायरेक्ट जुड़ सके, लेकिन इसमें ये खास बात है। तो आपका कहानी क्या है? आपकी कहानी ये है कि भैया ये डीएनए का मॉलिक्यूल मैंने अलग किया है, ये किसी तरह से रिप्लिकेट करना शुरू कर दे। क्या करना शुरू कर दे? रिप्लिकेट करना शुरू कर दे। और रिप्लिकेट करना शुरू करना इसके साथ जोड़ रहा हूं तो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो इसमें है। तो आपने इसके अंदर क्या कर दिया? वो चेंज कर दिया है। मैंने मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये जो बातें बता रहा हूं, ये बातें अभी मैं आपको एज ए इंट्रोड्यूसरी बता रहा हूं। मैंने होस्ट सेल से जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा ये देखिए। अब ये प्लाज्मिड वेक्टर का है, प्लाज्मिड किसका है? और अब ये वेक्टर का प्लाज्मिड इस होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ये यहां पे भी क्लोनिंग कर सकता है, करेगा क्लोनिंग, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत सारे प्लाज्मिड तैयार हो जाएंगे। क्या तैयार हो जाए? बहुत सारे प्लाज्मिड तैयार हो जाए, और फिर हम इसे इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर एक तरह के कैरियर्स है। क्या है? वाहक है, जो स्वयं केवल उस मैसेज को या उस सूचना को जो उनके भीतर दी गई है, जो उनके पास रखी गई है, जो निर्धारित व्यक्ति है, जो निर्धारित इंडिविजुअल है, उस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कभी किसी को कोई बीमारी होती है जो वेक्टर जनित होती है। क्या होती है? कोई बेटा वेक्टर जनित बीमारी बता सकते हो? तेरे से पूछ लिया, वेक्टर जनित रोग बता सकते हो कोई? एक ऐसा रोग जिसमें वेक्टर की हेल्प ली जा रही है, वेक्टर जनित रोग नहीं पता? नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता? खड़े हो, तुम बैठ जाओ, ये जल्दी से। मलेरिया का नाम सुना है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया क्या है? चुप।
इन बच्चों के भी दिमाग खुलने दे जरा। पॉजिटिव ऑर्गेनिक, मलेरिया कौन करता है? नहीं, मलेरिया मच्छर से नहीं होता। बच्चों मलेरिया किससे होता है? गलत। अगर एक फीमेल एनाफ्रीज आपको काट ले और उसकी लार में प्लाज्मोडियम नहीं है तो आपको मलेरिया नहीं होगा। आपको मलेरिया कभी नहीं होगा। अगर मलेरिया किससे होता तो हर एक व्यक्ति को होना चाहिए था। मलेरिया किससे होता है? अब आपकी बॉडी में वो प्लाज्मोडियम कौन लेके आ रहा है? फीमेल एनाफ्रीज। तो फीमेल एनाफ्रीज यहां क्या काम कर रही है? एक वेक्टर का काम कर, इसका काम कर रही है, बना नहीं रही है। प्लाज्मोडियम तो एक परजीवी है, एक क्या है जो उसकी बॉडी का यूज कर रहा है ना। और फिर वो ब्लड जब सक करती है किसी हेल्दी पर्सन का तो वो प्लाज्मोडियम के जर्म्स जो हैं उसमें छोड़ दिए जाते हैं, वो प्रोटोजोन्स उसके ब्लड पे छोड़ दिए जाते हैं। तो यहां पर मॉस्किटो किसके रूप में है? वेक्टर के रूप में है। तो वेक्टर का मतलब समझ में आया? तो यहां पर भी एक वेक्टर है बेटा, यहां पर भी क्या है? कैंसिल करना था सर। तुम मेरे से पता नहीं क्या क्या कराते रहते हो। सर टाइम हो गया, टाइम हो गया। ये ऑफ हो गया क्या? अभी रुको, कब से यहाँ पे करेंगे अभी रुको। सर सर एक सेकंड। अब हमें पढ़ के करना पड़ेगा। नहीं सर आ जाएगा सर, नहीं सर नहीं। यस हाँ सर, ये फिर जस्ट I board same. Yes. Yeah. Yes, I was it. Yes. 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 Sir. तो भाई एक सोर्स है जहां से आपने वो जीन उठाया है, फिर आपको उस जीन को एक वेक्टर के प्लाज्मिड का हिस्सा बनाना है जिससे कि उसकी कॉपी ली जा सके, और जब कॉपी उसमें ही बन जाए तो उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जा सके। उन्हें क्या किया जा सके? ट्रांसफॉर्म किया जा सके। तो वेक्टर की जरूरत है। किसकी जरूरत है बच्चे? तो वेक्टर की जरूरत होने के बाद जब वो नंबर में पढ़ने लगते हैं, कॉपी बनाने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्लोनिंग। उसे हम क्या कहते हैं? क्लोन बनते हैं। भाई वैसे ही रिप्लिक चीजें बनती जा रही, क्लोनिंग तैयार होती जा रही। सर जो वायरस वगैरह फैल गया है, HIV वगैरह है, कोरोना वगैरह, ये भी तो किसी वेक्टर की फॉर्म में फैले हैं। सब बीमारी के लिए कोई वेक्टर की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, हर एक बीमारी वेक्टर जनित नहीं है। वेक्टर किस किस तरह हो सकता है? वेक्टर किस किस तरह के हो सकते जैसे हैं? आपने एक फीमेल मच्छर का दिया, हाँ। ठीक है? उसके बाद अगर हम सीरीज किसी HIV पेशेंट को लगा के उस पेशेंट के दूसरे पेशेंट को लगा दें तो उसको HIV हो जाएगी, लार्वा आएगा। वहां पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, इसे संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल रहा है, एक व्यक्ति में है और दूसरे व्यक्ति को हो रहा, एक मच्छर से दूसरे मच्छर को मलेरिया नहीं जाता, प्लाज्मोडियम नहीं जा रहा। कैसे जा रहा है? जब वो सक कर रहा है ब्लड किसी इन्फेक्टेड पर्सन। तो ऐसे ही यहां पर एड्स की आपने बात की है, आएगा, ये पढ़ लिया होगा, पढ़ लिया ना ये, एड्स पढ़ लिया होगा। नहीं आएगा। हाँ, तो बेटा ऐसे नहीं है ना, कोई वेक्टर की जरूरत नहीं है बीच में। वहां तो एक व्यक्ति को है, दूसरा व्यक्ति उसके टच में आ रहा है तो उससे हो रहा है, बिना वेक्टर के हो रहा है। जैसे चेचक भी ऐसे ही है। वायरस जनित रोग ज्यादातर क्या होते हैं, उनमें वेक्टर की जरूरत होती ही नहीं। वायरस जनित ये तो संक्रमण से फैलते हैं। कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था। अब मीडियम हो सकता है, क्या हो सकता है? मीडियम। मीडियम की जरूरत तो पड़ती है लेकिन वेक्टर की जरूरत नहीं। मीडियम की तो जरूरत है। मीडियम वो एयर हो सकता है, वो कोई कंटेमिनेटेड फ्लूइड हो सकता है ना, वाटर हो सकता है, वो मीडियम तो हो सकता है। तो हम वेक्टर नहीं बोल सकते भी। हाँ, हमसे मीडियम बोलेंगे, वेक्टर नहीं बोले, ठीक है ना।
कर दिया हमने उसे होस्ट सेल में। ठीक है, अब भैया ये जो पूरा प्रोसेस है, जो एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने का जो पूरा प्रोसेस है, और उससे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजीज का प्रोसेस है, इसमें 3 बेसिक बातें निकल के आई। कितनी बातें निकल के आई? बेसिक 3। नंबर 1, चूज कर डिजायरेबल जीन की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन सबसे पहले। फिर उसके बाद उस डिजायरेबल जीन का क्या करना? कटिंग मैं मोटा मोटा बताओ, अभी कटिंग पटिंग तो सब आएगी अभी। उसे वेक्टर में डालना, ट्रांसफर किसमें डालना? वेक्टर में। प्लाज्मिड बनाना उसका, वेक्टर में चला जाए, फिर एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना जिसमें वो स्वच्छ रूप से, शुद्ध रूप से क्लोन कर सके, है ना, संख्या बढ़ा सके, और उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देना। फिर उसका क्या कर देना? ट्रांसफॉर्मेशन कर देना। तो ये चीजें हमें देखनी है। अब सबसे पहले क्या चीज आई भैया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये तो पता लग गया कि हमें कैरेक्टर तो पता लग गया हमें। अब हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो उसके हमें कुछ टूल्स चाहिए। क्या चाहिए? टूल्स होने चाहिए। क्या क्या टूल्स होने चाहिए भैया? सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ही है। सबसे पहले तो क्या है? पहचान ही है। पहचान के बाद फिर कट करने वाला मटेरियल यानी मॉलिक्यूलर सीजर्स चाहिए। अब मॉलिक्यूलर सीजर्स ले ली हमने, अब उसे आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने के बाद हमें क्या करना है? उसे चिपकाना है। चिपकाने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए, और कोई चीज ऐसे ही नहीं चिपक जाएगी, बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया और चिपक जाएगी। उसके लिए भी एंजाइम चाहिए, लाइगेज एंजाइम। कैसे चाहिए? लाइगेज चाहिए। ठीक है, वेक्टर चाहिए। वेक्टर के बाद लाइगेज एंजाइम से उसमें चिपकाना चाहिए, और चिपकाने के बाद क्या कर सके हम? उसका रिप्लिकेशन करना चाहिए। और रिप्लिकेट कैसे करेगा वो? उसके लिए भी क्या चाहिए? सुटेबल एनवायरमेंट चाहिए। दूसरा, डीएनए के रिप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चे? टूल्स है। सारे के सारे बच्चे क्या है? ये टूल्स है। और इसमें सबसे पहला टूल्स क्या आया? मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है ना? थैंक यू सर। सबसे पहला प्रोडक्ट मॉलिक्यूलर सीजर है। इसे थोड़ा सा बता दूं मॉलिक्यूलर सीजर को। सर बता दी। अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, 1 बजे सर। एक ही तो बचा है। 12:30 का टाइम। कहाँ है 12:30 का टाइम? ग्रुप में मैसेज आया आज। अरे वो बदल गया आज से बेटा। कल सर कल 12:30 है ना, 9 बजे के आएगा। अच्छा, किसे किसे जाना है बताओ? सबको को जाना, सब तैयार है। हैं? थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। सबकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। यस सर। ये थोड़ा बेसिक बता दे, स्पेसिफिकेशन में कल घुसेंगे, क्योंकि आज इंट्रो हो जाएगा ना पूरा, तो फिर हम स्पेसिफिकेशन में कल घुसेंगे। हमारा बेसिक मतलब यही था। तो आप बच्चों ये बताओ कि बायोटेक्नोलॉजी में आपको समझ में क्या आया? सबसे पहले क्या आया? किसी प्राणी से आप सबसे पहले क्या क्या मन में इच्छा जागी आपके? फायदा हो, कुछ हमें फायदा। उस फायदे के लिए अगर आप साइंस की भाषा में आ जाएंगे तो आपको पता है, एक प्राणी के कैरेक्टर अगर दूसरे प्राणी के शरीर में लाने हैं तो किसके माध्यम से आएंगे? जीन के माध्यम से आएंगे। किसके माध्यम से आएंगे? मानिए बच्चा बहुत होशियार है। क्या है? होशियार। और ये होशियारी माना है, ये सुपोज किया है। क्या किया है? मैथमेटिक्स में जैसे सुपोज किया जाता है, हाँ, जैसे मैथ में मानते हैं, होता नहीं है। तो अब तो ये होशियार क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? तो निश्चित रूप से इसके जीन में कहीं ना कहीं कुछ स्पेशलिटी है। इसका जो जीन है उसमें कहीं ना कहीं स्पेशलिटी है, जिससे इसका ब्रेन जो है, सेरिब्रम वगैरह जो है, खूब बढ़िया विकसित है? और आज की डेट में पड़ोसी यार
आपने ये तो सुना होगा अपने माँ बाप को कहते हुए, जब भी तुम्हारे मतलब ये हमेशा आती है बातें, हमारे हिंदुस्तान की फैमिली में हमेशा ये बात आती है। हिंदुस्तान में तो 100% ये बात आएगी, अगर आप इकट्ठे पढ़ रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे के आपके 10 नंबर ज्यादा आ गए, तो आपके पिताजी के हाथ में जो सबसे पहला ताना होगा पेरेंट्स के हाथ में, उसके तो आगे, वो भी वही पढ़े, तू भी वही पढ़े, तेरे तो नहीं है। हाँ? हम क्या करते हैं, इक्वली कंपेयर कर देते हैं। क्या कंपेयरिंग ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। कारण क्या है भाई? सही मायने में तो कारण तो खुद है। बड़ा कारण देखो, इसके बीच में दो चीजें हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपने पूरा एफर्ट उतना ही किया है जितना उस बच्चे ने किया था, है ना? सब चीजें वही है, स्कूल वही है, पढ़ने के आवर्स उतने ही है, कंसंट्रेशन वही है, सारी चीजें इक्वल है, और फिर ना आए तो जेनेटिकली है। लेकिन अगर एक थोड़ा सा डल बच्चा है, बाकी चीजें तो वो समझ लेता है लेकिन पढ़ाई नहीं समझता, तो इसका मतलब सीधा सा क्या है, उसकी रुचि पढ़ाई के अलावा कहीं और भी है। अब वो पढ़ाई में वो कंसंट्रेशन नहीं दे रहा जो तेरा, तो ये मामला एक बहुत मिक्स हो जाता है कि पेरेंट्स की बात हर मामले में सही है या नहीं सही है। उनका ये कहना जनरली ठीक तो बनता है कि भाई उसे भी वही, उनका कहना यही था कि भाई उसे भी वही एनवायरमेंट मिला है, तुझे भी वही एनवायरमेंट मिला है पढ़ने का, वही सब चीजें, हम सारी चीजें तुझे लाके देते हैं, फिर इसका मतलब तू ध्यान से नहीं पढ़ रहा, उतने घंटे स्टडी नहीं कर रहा। फोकस उनका उस बात पे हो, है ना? इस बात पे फोकस होता है उनका कि भाई आप भी उतना ही पढ़िए, आप भी उतनी ही मेहनत कीजिए, आप भी उतनी ही अच्छी तरह से पढ़िए। लेकिन यहाँ पे बायोलॉजी के केस में अगर हम जेनेटिक रूप में देखें, तो भाई अगर एनवायरमेंट सेम है तो जेनेटिक भी कोई चीज, जेनेटिक भी कोई चीज, जेनेटिकली भी कोई चीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कहीं ना कहीं वो जीन को आप डिजायर करेंगे, चाहेंगे कि भाई वो जीन आए, उसकी पहचान हो गई। कैसे आएगा? पुराना तरीका तो मैंने बता ही दिया। क्या पुराना? क्या वो आम में तो वही प्रचलित है? हम अपने बच्चों के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढेंगे जिसमें ये क्वालिटी, घरों में जनरली बात ये होती है ना, तो वो क्वालिटी इसी तरह से आए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, वहां पुराने केस में देखें, लेकिन नए केस में बायोटेक्नोलॉजी है, मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी, हम जीन को क्या कर रहे हैं, सीधे जीन को क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, और इस जीन को अलग करके दूसरा काम क्या किया हमने, प्लाज्मिड में डाल, एक वेक्टर ढूंढा हमने, वेक्टर ढूंढा, वेक्टर ढूंढा, और वेक्टर के किस में डाला, रेगुलर डीएनए में या प्लाज्मिड में? हाँ, प्लाज्मिड में डाला, क्योंकि प्लाज्मिड छोटा है और वो जीन सर यहाँ चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है, इसका मतलब सर आपका फोन लग रहा है। टाइम हो गया छुट्टी का। नहीं, ये सही पकड़े। तो प्लाज्मिड में डाल दिया, प्लाज्मिड में डालने के बाद हमें कॉपी चाहिए थी, कॉपी करने के लिए एनवायरमेंट देना पड़ेगा, हमें क्या देना पड़ेगा, एनवायरमेंट देना पड़ेगा, और उसके बाद इसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा जिससे हम मल्टीपल प्रोडक्ट ले सके। ये काम आपने सीखा है ना, इसमें आपने प्रोसेस की पूरी हिस्ट्री पढ़ी, और जब ये यहां से यहां चेंज होता है, जब इसमें चेंज आ जाता है इसके डीएनए में, इसे हमने क्या कहा, आर डीएनए, स्मॉल आर लिया जाता है वैसे, इसे हमने क्या कहा बच्चे, आर डीएनए। क्या कहा हमने, आर डीएनए, चलिए। और आर डीएनए को बनाने के लिए जो टूल्स चाहिए वो हमने पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं। ठीक है, कौन कौन से टूल चाहिए, सीजर, लाइगेज, वेक्टर, वेक्टर बेस मेन है, क्या है, वेक्टर, वेक्टर में से क्या ढूंढना, हमें प्लाज्मिड ढूंढना है, उसके प्लाज्मिड की कुछ खास बात होनी चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर है, उसकी खास बात होनी चाहिए, फिर उस बाद में ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कल हम स्टडी करेंगे, है? तो कल हम बायोटेक्नो, आज जनरल हुआ है, कल से इसका स्पेसिफिकेशन शुरू हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू।